गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज शशि भूषण, लेक्चरर केमिस्ट्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज ककरौआ रामपुर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है सिलेबस में, ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट का है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 400 ml हमारे पास विलयन है। तो आयतन हमें दिया हुआ है 400 ml और इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया है 7 ग्राम और हमें इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरता होती क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो विलय के नंबर ऑफ मोल्स और नीचे विलयन का आयतन, और फॉर्मूला हमारे पास होता है WB विलय का दिया हुआ भार, MB उसका आणविक द्रव्यमान, V आयतन। अगर आयतन ml में है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूले का हम सिंपल यूज़ करेंगे। WB हमें दिया हुआ है 7 ग्राम, NaOH का मास होता है आणविक द्रव्यमान 40, वॉल्यूम आयतन हमें गिवन है 400 ml, ml में है तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर है 7 नीचे 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 के पहाड़े में जो 70 आएगा पॉइंट लगाने के बाद, तो वो आ जाएगा हमारे पास 16 चक 64, तो 0.4। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स में, तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट 0.437। पूरा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 डिजिट बस आप देख लीजिए। पॉइंट के बाद 4 है, 3 है, तो बाकी और हमें को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट होगी इसकी मोल प्रति लीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए सबसे पहले हम वेग स्थिरांक का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपॉन टाइम लॉग R0 अपॉन R। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता होती है अभिकारक की, और R ये बची हुई सांद्रता होती है। सिर्फ R होगा यहाँ पे। दोनों ही सांद्रता हैं, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें सिर्फ टाइम बचता है, तो टाइम इनवर्स। इसका मतलब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक होगा उसका जो यूनिट होगा, उसकी जो इकाई होगी वो होगी टाइम इनवर्स, और इसमें हमारे पास दे रखा है सेकेंड इनवर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है। जितने भी अमाइड्स होते हैं जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अम्ल में। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। पहले ये अमाइड है हमारे पास, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, H2O ऐड करूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो बेंजामाइड का अगर क्वेश्चन है, बेंजामाइड क्या होगा? बेंजीन CONH2। इसका अगर हम जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो सेम आंसर आएगा। अमाइड की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें ये रिएक्शन याद रखनी है कि कोई भी अमाइड हमें गिवन होता है और उसका हाइड्रोलिसिस होगा, यह हाइड्रोलिसिस या तो अम्ल की उपस्थिति में होगा या क्षार की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रिएक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये नाइट्राइल्स की रिएक्शन होती है, नाइट्राइल या साइनाइड
इनका जब जल अपघटन किया जाता है तो पहले ये अमाइड बनाते हैं और अमाइड का फिर जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो साइनाइड से अगर डायरेक्टली हमने हाइड्रोलिसिस दे रखा है तब हम बना कर आएंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस दे रहा है तब भी हमें क्या बना कर आना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। थर्ड रिएक्शन, ये एलिफैटिक अमीन दे रखा है हमें और एलिफैटिक अमीन की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में। तो ये सिंपल एक नेम रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कार्बेल अमीन अभिक्रिया। RNH2 प्लस CH3 3KOH, तो ये फॉर्म हो जाएगा आइसोसाइनाइड 3KCl प्लस 3H2O। और ये जो यौगिक बनता है कार्बालामीन, जिसे हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, इसका बहुत ही फाउल स्मेल होता है। ये एग्ज़ाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्बेल अमीन अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए, तब भी आपको यही लिखना होगा एलिफैटिक अमीन या एरोमेटिक अमीन, बस वो 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ये हमें याद रखना है कि ये जो कार्बेल अमीन रिएक्शन होती है ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इन अभिक्रियाओं को नहीं देते हैं। इसका मतलब ये जो कार्बेल अमीन रिएक्शन है ये एक तरह से टेस्ट का काम करती है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के लिए। तो अगर ये एनिलीन के लिए अभिक्रिया आती है, एनिलीन क्लोरोफॉर्म KOH, तो अभी हमें क्या करना है, बस अगर हमें क्लोरोफॉर्म दिख गया और KOH दिख गया तो हमें समझ जाना है कि 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NC, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड, कार्बेल अमीन अभिक्रिया। RNA में उपस्थित क्षारक कौन कौन से होंगे इसमें से, तो हमें पता है DNA और RNA में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है यूरेसिल का और थाइमीन का। DNA में हमारे पास कौन कौन से क्षार उपस्थित होते हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमीन। RNA में हमारे पास एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। तो RNA में उपस्थित क्षारक कौन कौन से हो जाएंगे, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। फिर से सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। P0 ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और जब इस शुद्ध विलायक में जो भी विलायक हम ले रहे हैं, जैसे हमने वाटर ले लिया, उस विलायक में अगर हम कोई अवाष्पशील पदार्थ ऐड कर देते हैं, अवाष्पशील का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो किसी भी शुद्ध विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसके वाष्प दाब को हम S से दिखाते हैं, PS। तो PS यहाँ पर क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और ये देखा गया है कि किसी भी शुद्ध विलायक में जब हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को जोड़ देते हैं, घोल देते हैं, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है।
इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, मतलब वाष्प दाब में कमी आ गई। किसके कंपैरिजन में? अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, शुद्ध विलायक हम जल ले लेते हैं और उसका वाष्प दाब मैं मान लेता हूं कि 1 atm है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी में हमने फिर यूरिया डाल दिया और फिर से हमने उसे गर्म करना स्टार्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो विलयन प्राप्त होगा यूरिया डालने के बाद, उसका वाष्प दाब 0.987 atm है। तो आप देखिए प्योर वाटर का, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब था वो कितना था? 1 atm। यूरिया डालने के बाद जो वाष्प दाब है वो कितना है? 0.987, कुछ कमी आ गई, इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो हमेशा होता यही है कि जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। तो इस कमी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS। ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब के अवनमन को अगर हम भाग कर दें किससे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है विलय के मोल प्रभास के। तो डेल्टा P को हम फिर से वापस लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ पे जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसे हटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका XB के। तो दूसरा पार्ट हमसे यही पूछा है, विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभास में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। तो ये व्यंजक है हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XB। और XB क्या है? विलय का मोल प्रभास या मोल अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं। तो और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 H प्लस हाफ H2, इसका मान कितना होता है? 0.00। हमने ये वैल्यू मान ली है किसके लिए? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो आपको याद रखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0.00। और इसके लिए जो रिएक्शन है जिसकी वजह से इसके विभव को इतना माना गया है वो है H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा हाफ H2। मतलब ये हमने कौन सी रिएक्शन लिखी है? अपचयन अभिक्रिया। तो इस अपचयन अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव को कितना मान लिया गया है? 0.00 वोल्ट। विद्युत अपोहन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये भी नहीं है, ये भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, एक तंतु लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो संकुल यौगिक का जो चैप्टर है उसमें हम लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। लिगेंड हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर, फिर एक होते हैं बहुदंतुर, और जो चौथे प्रकार के होते हैं वो एम्बिडेंट। तो हमसे पूछा गया है एक दंतुर। एक दंतुर लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सिर्फ अपने एक एटम की सहायता से केंद्रीय आयन से जुड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है Cl- H2O, NH3,
ये सब आपके एक दंतुर हैं, क्योंकि अगर कोई मेटल आयन है M+ तो इसके साथ क्लोरीन ऐसे जुड़ जाएगा। वाटर अगर जुड़ेगा इसके साथ तो वाटर सिर्फ अपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, मतलब एक ही एटम का इस्तेमाल करके जो लिगेंड केंद्रीय आयन से जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड। जो दो एटम का इस्तेमाल करते हैं वो द्विदंतुर, जैसे ऑक्जेलेट। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन 1,2 डाइअमीन, CH2NH2 CH2NH2। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके, द्विदंतुर के। ऐसे ही हमारे पास EDTA होता है, बहुदंतुर का एग्जाम्पल EDTA 4-। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। जैसे ग्लूकोज में CHO, तो ये हमारे पास ग्लूकोज की संरचना है। सबसे ऊपर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। थर्ड कार्बन का जो OH है, थर्ड कार्बन पे जो OH है वो आपका बाएं साइड में होंगे, बाकी जितने भी OH होते हैं वो सब दाएं साइड में होते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में ऊपर CH2OH होता है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। तो मेन अंतर तो यही है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप समूह प्रेजेंट होता है और कीटोन में फ्रक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है। बाकी सब कुछ सेम है। थर्ड कार्बन पे इसमें भी OH बाएं साइड में होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का, और ये किसका है, ग्लूकोज का। तो अंतर ये है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रसायन का। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड हमें दिया गया है 1.11 वोल्ट और हमसे पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। गिब्स ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा G0, जो कि बराबर होता है -NF(E0) सेल के। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इसका मान फिक्स होता है फैराडे 96500 कूलम। E0 सेल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.11। N का मान कैसे निकालेंगे हम, Zn यहाँ से यहाँ तक, मतलब Zn हमारा न्यूट्रल है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, +2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए हैं, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। या फिर आप कॉपर को देख सकते हैं, +2 चार्ज था इधर, अब ये न्यूट्रल हो गया, 0 चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो किसी एक को देख के आप N निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर कितना है, 2। F का मान 96500, E0 सेल 1.10। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 212.00 जूल में आंसर होगा पर मोल, और किलो जूल में, सॉरी एक और ज़ीरो होगा, और किलो जूल में यही आंसर हो जाता है 212 किलो जूल पर मोल। तो फॉर्मूला सिंपल है हमारे पास मानक गिब्स ऊर्जा निकालने का, डेल्टा G0 बराबर NF(E0) सेल, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F मान फिक्स है इसका 96500 जो कि फैराडे कहलाता है। E0 सेल, जो सेल की जो मानक विभव है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो सिंपली हमने फाइंड आउट कर लिया। ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए।
एनिलीन का जो नाइट्रोकरण है, नाइट्रेशन है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। एक में नाइट्रो ऑर्थो पे आएगा, दूसरे कंपाउंड में जो नाइट्रो होगा वो पैरा पे होगा, लेकिन एक और यौगिक प्राप्त होता है जिसमें कि नाइट्रो मेटा पे होगा। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जो एनिलीन है, जो NH2 ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब जो रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन रागी जो रिएक्शंस होती हैं, वो सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसका अनुनाद करते हैं एनिलीन का, तो अनुनाद की वजह से निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है और पैरा पे। तो नाइट्रो ग्रुप का ऑर्थो पे लगना और पैरा पे लगना ये तो सही है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप का मेटा पे लगना, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और ये बनता भी ज़्यादा मात्रा में है। जैसे ऑर्थो वाला आपका 2% बनता है, पैरा वाला हमारा बनता है 51% और ये बनता है आपका 47। तो देखा जाए तो लगभग आधा बना है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्सप्लेन करने के लिए तरीका है कि जो रिएक्शन हम करा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में करा रहे हैं। इसमें से जो H निकलते हैं वो जाके NH2 के साथ जुड़ जाते हैं। तो NH2 जब H को ले लेगा तो ये फॉर्म हो जाता है एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन आगे जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें नाइट्रो को कहाँ पे जोड़ता रहता है? मेटा पोजीशन पे। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रोकरण कराते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों फॉर्म होता है, तो हमें सिर्फ इतना समझाना होगा कि जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, जिसकी वजह से एनिलीन किस में बदल जाता है? एनिलीनियम आयन में, और उसकी वजह से हमें ये मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं हमें पता हैं एल्डिहाइड्स की होती हैं। एल्डिहाइड ही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइल अमीन से और हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ग्लूकोज को हम ऐसे लिख लेते हैं CHOH का होल 4 CH2OH। इधर रिएक्शन हम करा के दिखाते हैं इसका NH2OH से, जो कि होता है हाइड्रोक्साइल अमीन। यहाँ से O निकल जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और CH के साथ डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे ही रहेगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। मतलब जब भी एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट करते हैं तो जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उनको हम ऑक्साइम बोलते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्साइल अमीन से, O के साथ H2 निकल गया और CH के साथ डबल बॉन्ड NOH जुड़ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइम। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ऑक्साइम। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ, तो H पे प्लस चार्ज होता है, CN पे माइनस, C पे प्लस चार्ज, O पे माइनस, तब ये कंपाउंड क्या फॉर्म होता है? CHO के साथ इस O निगेटिव के साथ H जुड़ जाता है और इस CH के साथ CN। बाकी पूरा पार्ट आपका सेम रहेगा। एक ही कार्बन पे OH और जब CN होते हैं तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन। और ये दोनों रिएक्शंस ये प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है।